हाँ देखिए, आमेर महल के उस पार्ट में हम लोग खड़े हैं जहाँ पे गर्मी के समय में रानियां जिस महल में रहती थी और वहाँ पे बैठने से सुख मिलता था, इसलिए इसका नाम सुख मंदिर है। यानी ये महल ठंडा रहता था। ठंडा कैसे रहता था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जब रानियां काफी हैवी गहने पहनती थी, हैवी ड्रेसेस पहनती थी। ड्रेसेस के ऊपर हैवी गोल्ड का काम होता, 5 किलो से लेकर 15-15 किलो गोल्ड का काम होता था। गहने अलग होते थे, तो भारी भरकम ड्रेस पहन के, गहने पहन के चलना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए जो रानियां हैं उनके लिए अलग से एक रिक्शा होता था, रॉयल रिक्शो। उसमें कंफर्टेबली वो बैठ जाती थी और 2 सर्वेंट लेडीज उसको आगे से खींचती थी और 2 पीछे धक्का मारती थी। तो वो रिक्शो कैसा होता था, रॉयल रिक्शा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज से 400 साल पुराना रॉयल रिक्शा। यहाँ पे आएंगे आप लोग, ये देखिए, ये रॉयल रिक्शा है। इसमें 2 सर्वेंट लेडीज के आगे पकड़ने के हत्थे बना रखे हैं। इसमें सैंडलवुड की बनी हुई है, इसमें गोल्ड का काम किया हुआ है, सारा गोल्ड की पेंटिंग है। ये रानी की कंफर्टेबली बैठने के लिए जगह है और उसके 2 सर्वेंट पीछे से धक्का मारती थी और 2 लेडीज सर्वेंट आगे से खींचती थी। तो ये उनका रॉयल रिक्शा है जिसमें बैठ के रानियां पूरे महल में एक छोर से दूसरे छोर पे अगर जाती थी, इसमें बैठ के जाती थी तो चलने में उनको दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि काफी हैवी ड्रेस पहनती थी। और ये जो गेट है अंदर की तरफ, ये पूरे रियल सैंडलवुड के हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे की ये महल सुख मंदिर क्यों कहलाता है और गर्मी में बैठे सुख यहाँ पे कैसे मिलता था। जो सुख मंदिर में आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, सुख मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं। सुख मंदिर काफी वेल डेकोरेटेड था। यहाँ पे पहले गोल्ड की पेंटिंग थी, यहाँ पे जो डिजाइन बना रखी फूलों की, यहाँ पे गोल्ड की पेंटिंग थी। ये जो कलर किया हुआ है, यहाँ पे कलर ग्लास लगे हुए होते थे। ये जो रिंग लगे, यहाँ पे पर्दे लगे होते थे और अंदर पानी झरने की तरह बह के आता था। छत से पानी, बरसात के अंदर जब पानी बह के आता था, यहाँ पे दोनों सामने से झरने की तरफ बहता हुआ अंदर आता था। और दोनों साइड में, 3 साइड में देखिए, यहाँ पे जो जालियां लगा रखी है, पीछे विंडो है, जालियों में से हवा आती थी, ऊपर से पानी आता था, झरने की तरफ पानी आता था। हवा पानी से टकरा के जब अंदर आती थी, एकदम ठंडी और सेंटेड हवा अंदर आती थी। वो पानी यहाँ पे जिग बने हुए, यहाँ पे इसमें बहता हुआ जब आगे निकलता था। और रानी ऊपर जब महल में झूले पे झूलती थी, ऊपर देखिए सामने 4 कड़े हैं, यहाँ पे झूला लगता था, रानी झूले पे बैठी होती थी और यहाँ से जब झूला झूलती थी पानी बह के निकलता था। जिग की तरह ये डिजाइन बना रखी है, तो ऐसा लगता है जैसे नदी के ऊपर रानी है, तैर रही है और उसका रिफ्लेक्स उनको ऊपर दिखाई दे रहा, उस ग्लास के अंदर दिखाई देता था। और ये पानी यहाँ से बहता हुआ जब आगे जाता था तो वो लुढ़कता हुआ जाता था, जिसे मोती लुढ़क रहे हो, लुढ़कता हुआ पानी आगे आता था। यहाँ से पानी वो लुढ़कता हुआ आगे जाता था। ये जितने जगह भर भर के पानी, मोती जिसे एक बूंद की तरफ मोती जिसे गुड़क रहे हो, मोती जिसे गुड़क रहे हो, वैसे पानी जाता था और ये पानी फिर गार्डन में सप्लाई में काम आता था। तो ये गर्मी में ठंडा रहता था और बरसात के अंदर उनको पूरी छतों का पानी यहाँ से निकलता था। उसको महसूस होता जैसे कोई झरने के किनारे रानी बैठी हुई है। ठंडा रहता था और सुख मिलता था बैठने पे यहाँ पे, इसलिए इसका नाम सुख मंदिर है। देखिए, जिस जगह से हम लोग जा रहे हैं, ये जो रैंप है, ये रॉयल रिक्शा जो हमने पीछे देखी थी, रॉयल रिक्शा पे बिठा के रानियों को 4 दासियां, लेडीज सर्वेंट यहाँ से इस रास्ते लेके जाती थी। ऊपर ये जो रास्ता जा रहा है, ये सुहाग मंदिर के लिए जा रहा है, जहाँ पे रानियां बैठती थी और जब राजा की सभा लगती थी, राजा के जब मीटिंग चलती थी पब्लिक के साथ में, जो दरबार लगता था, उस दरबार को लगते हुए दरबार को देखने के लिए सुहाग मंदिर में जाके बैठती थी, जो आगे पीछे दोनों तरफ से पर्दे से कवर रहता था और आगे छोटी छोटी जालियां बना रखी है जहां से वो अंदर से बाहर इजीली देख ले। ये रास्ता था जहां से रॉयल रिक्शा को पे बैठ के रानियां सुहाग मंदिर में पहुंचती थी। रोशनी के लिए यहाँ पे, सनलाइट के लिए यहाँ पे जालियां बना रखी है, जालियां हैं, सनलाइट यहाँ पे आती है, हवा यहाँ से आती है। और गर्मी के अंदर भी ये महल ठंडा रहता था। चूने का बना है, चूने मिट्टी का, ऊपर प्लास्टर शीशल पाउडर का है। सीपी जो निकलती है समुद्र से, शीशल, उसका प्लास्टर, ये ठंडा रहता है और इसकी लाइफ भी लंबी होती है। अब हम लोग जा रहे हैं सुहाग मंदिर। सुहागन रानियां जिनके हस्बैंड जिंदे होते हैं, उन लेडीज को सुहागन बोलते हैं। और ये सुहाग मंदिर देखिए, सुहाग मंदिर जो ये जो रिंग देख रहे हैं, रिंग पे यहाँ पे पर्दे लगे होते थे। पर्दे लगने से अंदर काफी डार्क हो जाता था और डार्क होने से अंदर कौन बैठा है वो नहीं दिखता था। और ये जो जालियां बनी है, मार्बल की जालियां, और यहाँ से बैठ के जालियों में से रानियां बाहर का दृश्य देखती थी। राजा जब पब्लिक के साथ में मीटिंग रहते थे, राजा का दरबार लगता था,
तो इन जालियों में से रानियां देखा करती थी, क्योंकि उनका पर्दा होता था, बाहर जाके पब्लिक के साथ में बैठना, वहां से देखना उनके लिए अलाउड नहीं था। और मीटिंग के बाद जब राजा अंदर आते थे तो ये सामने जो विंडो है, विंडो गेट के जस्ट ऊपर है, विंडो से फूल डाल के रानियां उनका वेलकम करती थी राजा का। और ये जितने भी गेट है ये सारे सैंडलवुड के हैं और इनके ऊपर आइवरी का काम किया हुआ था। समय के साथ में धीरे आइवरी जाती रही, आइवरी टूट गई है, लेकिन उस समय पूरा आइवरी का काम किया हुआ था। और ये जो डिजाइन है, देखिए पुरानी डिजाइन है जिनके ऊपर कलर्ड पेंटिंग थी, पहले समय के साथ में वो पेंटिंग जा चुकी है। रिपेयर कराने के समय इनमें व्हाइट वॉश कर दिया गया, इसलिए नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन उस समय ये काफी वेल डेकोरेटेड थी। और ये सुहाग मंदिर है जहाँ पे बैठ के रानियां राजा की मीटिंग देखा करती थी। सुहाग मंदिर से आप लोग देखेंगे तो दीवाने खास के ऊपर की छत देखिए, शीश महल को जो दीवाने खास भी बोलते हैं, उसके ऊपर छत पे ये महल बना हुआ रखा। दोनों साइड में जो डोम है, ये पानी के टैंक भी है और डोम भी है। और देखिए छज्जे के नीचे जो कॉपर का पाइप है, कॉपर के पाइप से ऊपर बांध के रखते थे, नीचे खस के पड़ रहे। ऐसा पाइप अपोजिट साइड में भी है उधर, और यहाँ पे खस खस के ऊपर पानी टपकता था। पाइप पे छोटे छोटे होल बना रखे हैं, जो गर्मी में हवा चलती थी वो खस से टकरा के, पानी से टकरा के ठंडी होकर महल को क्रॉस करती थी। इसलिए महल एकदम ठंडा रहता था, गर्मी में ठंडा रहता था और सर्दी में गर्म रहता था, क्योंकि सर्दी में कैंडल जला के ग्लास जो है, उन ग्लास को कैंडल की लाइट से गर्म करते थे। अंदर जो बैठी है रानी, बाहर के लोगों को नहीं दिखता था। तो और ये ऐसी जगह कोने बनी हुई, यहाँ से पूरा नज़ारा बाहर का नज़र आता था। यहाँ पे पूरा पानी के बीच में जो केसर क्यारी है वो नज़र आती है, पूरा आमेर नगरी नज़र आती है। इधर जयगढ़ जाने का रास्ता नज़र आता है, यहाँ आमेर से नीचे उतरने का रास्ता नज़र आता है। यहाँ से देखेंगे तो ये आमेर ऊपर आने का रास्ता है। ये फ्रंट गेट है जहाँ से राजा और राज परिवार के लोग हाथी घोड़ों से ऊपर प्रवेश करते थे। और जब युद्ध के लिए जाते थे तो वीरांगनाएं, वो रानी की माँ, वीर माता, यहाँ पे बैठ के अपने जाते हुए पति या अपने बेटे का इंतजार करती, जाते हुए देखती थी और आते हुए उनका इंतजार करती थी। क्योंकि युद्ध की एक परंपरा होती थी, वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। और क्षत्रिय का मतलब होता है देश और धर्म की सुरक्षा करना। जब युद्ध होता था, युद्ध में जानने से पहले जो राजकुमार या राजा होता था, उसकी पत्नी रानी या युवरानी उनको सजाती थी। सजाने का मतलब ये नहीं है उनको डेकोरेटेड करती थी, उनको कवच पहनाना, उनको तीर कमान तेल और सर पे हेलमेट लगाना और तिलक लगा के आरती उतार के उसको युद्ध के लिए विदा करती थी। विदा करने के बाद में वो अपनी माँ के पास में माँ से आज्ञा लेता था, माँ मुझे युद्ध के लिए जाना है और मुझे आशीर्वाद दिए। माँ अपने दूध पिला के बेटे को विदा करती, बेटे मेरे दूध को लजा मत देना, यानी वो राजमाता उसको विदा करती थी। बहू उसकी जो पत्नी है उसको आरती उतार के कवच वगैरह पहना के पूरी तरह से युद्ध के लिए सुसज्जित करके वहाँ से रवाना करती थी। और जब वो रवाना करने के बाद जब वो युद्ध के लिए निकलता था, अन्न जल त्याग के उसको इस छतरी में बैठकर उसका इंतजार करती थी और जाते हुए यहाँ पे देखती थी। और जब तक वो युद्ध से वापस नहीं आता था उसका आने का इंतजार करती थी, क्योंकि उस समय धर्म युद्ध होता था। उस समय ऐसा नहीं होता था किसी को धोखे से मार दे। युद्ध के नियम होते थे, सुबह दिन उदय होता था, युद्ध स्टार्ट होता था, दिन अस्त होने के साथ में बिगुल का अलाउंस करके लड़ाई को बंद करते थे। अगर नज़दीक है तो लोग अपने अपने घर वापस चले जाते थे, नहीं तो आप अपने कैंप में चले जाते थे। अगर आसपास कोई युद्ध है जिसमें राजा या राजकुमार युद्ध के लिए जा रहा है, तो वहाँ उसकी पत्नी, उनकी माँ यहाँ बैठ के उनका इंतजार करती थी जब तक वो युद्ध से वापस नहीं आए और खुशखबरी लेके नहीं आए। उसको उसकी माँ भेजती थी कि बेटा मेरे दूध को लजा मेना मत देना, क्षत्रिय देश और धर्म के लिए अगर जान भी देना पड़े तो हंसते हुए दे देना, या तो वीर गति को प्राप्त होने या विजयश्री प्राप्त करना, पीठ मत दिखा देना। और युद्ध से जब वापस आते थे, यहाँ से आते हुए जैसे वो दिखता था मेन गेट की तरफ जाके उनका फूल डाल के वेलकम करती थी, उनको पानी पिला के पानी पीती थी, खाना खिला के खाना खाती थी। ये परंपराएं थी उस समय। ये वीर क्षत्रिय, वीरांगनाओं की क्षत्रिय जो जहाँ बैठ के वो देखती थी कि उनका पति या उनका बेटा युद्ध के लिए जा रहा, देश और धर्म के लिए अपना जो कर्तव्य है, क्षत्रिय कर्तव्य होता है, वो निभाने के लिए जा रहा। तो यहाँ पे बैठ के इंतजार करती थी उसके वापस आने का और अपने इष्ट देवी को हमेशा याद रखती थी कि मेरे हे इष्ट देवी, मेरे पति मेरे बेटे को सलामत रखना और देश और धर्म को सलामत रखना। देखिए आमेर महल के हम उस पार्ट में जा रहे हैं जहाँ पे शौचालय बने हैं। काफी बड़ा स्टाफ होता था, करीब 2000 लोगों का स्टाफ होता था, नौकर चाकर गार्ड्स वगैरह, उनकी फैमिलियां। तो महल के अंदर 99 शौचालय थे, यानी इतने लोग यहाँ पे थे। उसके लिए पानी पूरा माउठा लेक से पानी 4-5 स्टेज में ऊपर लिफ्ट करते थे। मिट्टी के सकोरे के पाइपलाइन थी और पूरे महल के अंदर पानी सप्लाई होता था। पानी की कमी नहीं आती थी, बिना लाइट के भी वो लोग पानी 500 फीट पानी ऊपर उठा लेते थे। तो उस समय के शौचालय कैसे होते थे मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। शौचालय के अंदर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आप आगे आएंगे, ये एकदम सकड़े रास्ते हैं जहाँ पे शौचालय बने हुए हैं।
और देखिए शौचालय में हम लोग जा रहे हैं, 99 शौचालय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक दिखा रहा हूँ जहाँ पे शौचालय वो यूज करते थे। यहाँ पे आके देखेंगे आप लोग, ये शौचालय हैं, इस तरह के शौचालय होते थे। हर बार यूज करने के बाद इनको पानी डाल के साफ किया जाता था। यहाँ पे पानी के बड़े मटके होते थे और देखिए यहाँ पे गर्मी और सर्दी में दोनों में शौचालय इस्तेमाल कर सके, इसलिए दो तरफ पाइपलाइन है, एक तरफ इधर है, एक तरफ यहाँ पे है। एक तरफ गर्म पानी का था, एक तरफ ठंडे पानी का, बीच में मिक्स करने के लिए ठंडा और गर्म मिक्स, अगर ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा तो ये मिक्सअप करने के लिए, और यूज करने के बाद में हर बार उसको पानी डाल के साफ किया था। इस तरह के शौचालय होते थे पहले। ये शौचालय था। देखिए ये भी शौचालय, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि ये शौचालय है। यहाँ पे पानी के बड़े बड़े मटके होते थे। देखिए ये पानी है, इसमें गर्म पानी गर्म करने के लिए लकड़ी और कोयले से इसको गर्म करते थे। कॉपर का बर्तन है और ये दोनों तरफ पानी मिक्स करने के लिए सर्दी और गर्मी में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको रखने के लिए, गर्म मिक्स करने के लिए, और ये पानी गर्म करने के लिए था। ये शौचालय के अंदर बने हुए थे सब कुछ। देखिए ये रहट है जहाँ से माउथा लेक से पानी लिफ्ट करते थे। ये पानी लिफ्ट कैसे करते थे, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए ये रस्सी लगी होती थी, नीचे पानी होता था और एक बार में करीब 100 फीट ऊपर, देखिए ऊपर चक्री बनी हुई है, चक्री बनी है, ऊपर चक्री है और यहाँ से ऊपर वो लकड़ी का एक डंडा लगा हुआ, ऊपर चक्री बनी हुई है। जैसे ये घूमता था, इसको दो बैल मिलके घुमाते थे गोल गोल और उससे पानी लिफ्ट होता था एक बार में 100 फीट। ये पहले एक स्टेज है। इस तरह की टोटल 5 स्टेज थी। 5 स्टेज में पानी लिफ्ट होके पूरे महल में पानी सप्लाई होता था। ये रहट सिस्टम है उस समय का, बिना लाइट के भी पानी लिफ्ट करते थे। आमेर महल के उस पीछे वाले पार्ट में हम लोग खड़े हैं, जो सबसे पुराना पार्ट है महल का। राजा मान सिंह ने, जिन्होंने आमेर महल बनाया था, उनके 12 रानियां थी और 12 रानियों के लिए सेपरेट 12 महल बनाए थे उन्होंने। ये एक रानी का कोर्टयार्ड है, एक रानी का विंटर में रहने के लिए नीचे है, ग्राउंड फ्लोर है, और सर्दी गर्मी में रहने के लिए ऊपर है। इस तरह से एक रानी का ये है, एक का उस कोने में है, एक का उस कोने में, यानी 3 लाइन में एक है। और इधर आके आप देखेंगे तो 3 रानियों का सामने है, 3 रानियों का इधर है और 3 का राइट साइड में, यानी राजा मान सिंह के 12 रानियां थी। 12 रानियों के 12 महल बना रखे हैं, डबल स्टोरी है और सारे महल एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन किसी भी महल के अंदर रानियां एक दूसरे महल के अंदर जाना उनके लिए अलाउ नहीं था, क्योंकि ये एकदम सीक्रेट रहता था कि राजा कहाँ पे है। राजा जो है कौन सी रानी के पास है, ये बिल्कुल सीक्रेट रहता था। राजा का कोई महल नहीं है, सिर्फ रानियों के महल है। युद्ध से जब वापस आते थे, हर रानी के महल के पीछे की तरफ सीक्रेट रास्ते बने, सीक्रेट सीढ़ियां हैं, तो किस रानी के महल में है ये बाकी रानियों को पता नहीं लगे। ये पर्दा होता था एक तरह से, इसलिए एकदम सीक्रेट रहता था और रानी एक दूसरे के महल में जाना अलाउ नहीं था। और देखिए जब रानियों को आपस में मिलना हो, एक दूसरे से बात करना हो, तो ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बारादरी बोलते हैं। बारादरी में सारी रानियां आके और यहाँ पे एक दूसरे से वार्तालाप करती थी, एक दूसरे से बात करती थी और उनके चारों तरफ दासियां रहती थी, जो उनकी अपनी दासियां होती थी, हाथ में पानी के गिलास लेके और हाथ में पंखे लेके। एक दूसरे का पानी भी नहीं पीती थी, खाना भी। उस समय षड्यंत्र काफी चलते थे। उस समय ये फिक्स था कि राजा की रानियां कई होती, लेकिन पहली रानी पटरानी होती थी। पटरानी का पहला लड़का ही युवराज बनता था, जो नेक्स्ट किंग होता था। भाई भी किसी पहली रानी के लड़का नहीं है और दूसरी रानी प्रेग्नेंट है, उसके पहले वाले के लड़का नहीं हो रहा है, और दूसरी कई रानियां एक साथ 3 या 4 रानियां प्रेग्नेंट है, तो जो पहले लड़का होगा वही राजा बनेगा। इसलिए उनमें कंपटीशन था कि पहले मेरे हो। उनको लगता था कि मेरे से पहले शायद उस रानी के लड़का हो सकता था, इसलिए उसको बुला के खाने पीने में कुछ मिला के उसको प्रेगनेंसी गिराने की कोशिश करती थी। इसलिए एक दूसरे के रानियां महल में नहीं जाती थी, एक दूसरे के दासियों के हाथ का पानी और खाना नहीं खाती थी। उनके लिए अपने पेड़ से आई हुई दासियां ही खाना बनाती थी। और देखिए ये सबके दिमाग में ये सवाल है कि राजा मान सिंह की 12 रानियां थी, किसी राजा के 10 रानियां थी, किसी के 9 थी, किसी के 50 थी, किसी के 100 थी। ऐसा क्यों होता था? क्वेश्चन भी वाजिब है, लेकिन ये उस समय की मांग थी। अगर ऐसा नहीं होता शायद आज हम नहीं होते, क्योंकि उस समय हिंदू जो रिलीजन है इसमें सब लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था उनके काम के अकॉर्डिंग। जैसे पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं, गर्दन से कंधे से ऊपर वाला हिस्सा, गर्दन और सर जो है, ये एक पार्ट है बॉडी का। जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 पार्ट में डिवाइड था। सबका अलग अलग काम था। जैसे बॉडी का ऊपर वाला पार्ट ये ब्राह्मण, क्षत्रिय चेस्ट और बाजू, वैश्य जो व्यापार करते थे, शूद्र जिसपे पूरे समाज खड़ा। शूद्र का मतलब ये नहीं कोई अछूत होता था, ये कि एक सबको अपना अपना काम दे रखा था। क्षत्रिय देश और धर्म की सुरक्षा करेंगे, ब्राह्मण वैज्ञानिक काम करेंगे, दिशा निर्देश करेंगे, व्यापार वैश्य करेंगे,
और जो क्षुद्र होते थे उनका काम था पशुपालन करना, मेहनत का काम करना। इस पे पूरा समाज खड़ा, पूरी बॉडी खड़ी है। दूध का काम करना, खेती करना, वो क्षुद्र में आते थे। क्षुद्र का मतलब कोई अछूत नहीं था। ये तो बाद में लोगों ने ज्यादा इसकी गलत परिभाषा डाल दी है। तो इसलिए 4 पार्ट में डिवाइड था। क्षत्रियों का काम था सिर्फ युद्ध करना। वो जो युद्ध करने जाएगा, लड़ाई करने जाएगा, वो युद्ध के अंदर मरेगा भी और मारेगा भी। तो लगातार सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उनकी जनसंख्या कम होती जा रही थी। यहां तक कि 11 सेंचुरी में, 11 से लेकर 13 सेंचुरी तक यहाँ पे इंडिया के, हिंदुस्तान के अंदर जो क्षत्रियों की संख्या थी काफी कम हो चुकी थी। मेल काफी कम हो गए थे। 1:30 का रेशियो हो गया था, यानी 1 मेल पे 30 फीमेल हो गई थी। ज्यादातर लेडीज विधवा हो गई थी, लड़कियां काफी थी, क्योंकि एक क्षत्रिय से क्षत्रिय में शादी होती थी, ब्राह्मण में और वैश्य से वैश्य में, क्षुद्र से क्षुद्र में। इसलिए क्षत्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी। देश और धर्म दोनों संकट में आ गए थे। यानी अगर लड़ने वाले ही नहीं बचे तो देश को कौन बचाएगा, धर्म को कौन बचाएगा। और वो काफी छोटी छोटी रियासतों में डिवाइड थे। राजा लोग भी आपस में लड़ते थे, आपस में कभी एक नहीं थे, इसलिए उसका फायदा दुश्मन उठाता था। और जब देश और धर्म दोनों संकट में आए, क्षत्रियों की संख्या जब कम हुई, तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बुला के उनको दिशा निर्देश किया था, क्योंकि ये काम दिशा निर्देश करने का काम ब्राह्मण का था। तो उन्होंने क्षत्रियों को दिशा निर्देश किया कि आप लोग एक शादी नहीं करेंगे। आपका 1:30 का रेशियो हो गया है, लड़ने वाले सब खत्म हो चुके हैं, नाम मात्र के बचे हैं। अगर देश और धर्म को बचाना तो आपको ज्यादा शादियां करनी ही पड़ेगी, ताकि जनसंख्या आपकी बढ़े, क्षत्रिय ज्यादा पैदा हो। उनके दिशा निर्देश होने के बाद 1:30 का रेशियो खत्म होने के बाद किसी राजा ने 10 से शादी की, किसी 20 की, किसी 50 की, किसी ने 100 से की। वो जो शादियां कर रहे थे वो लड़की शादियों के जो आ रही थी, किसी राजा की बेटी थी और किसी की बहन थी। उस समय इंडिया 562 रियासतों में डिवाइड था, आपस में कभी एक नहीं थे, लड़ते रहते थे। इसलिए किसी राजा ने अगर 50 लड़कियों से शादी की, 50 राजकुमारी से शादी की है, वो राजकुमारियां किसी की बेटी है और किसी की बहन है, तो 50 राजा भी उनके मित्र बन गए, उनके रिश्तेदार बन गए। अगर एक पे किसी पर अटैक होता था तो 50 अपनी सेना लेके आते थे, एक बहुत बड़ा संगठन बन जाता था। वो जो आपस में लड़ते थे वो लड़ाई भी खत्म हो गई उनकी। और अगर एक राजा शादी होने के 10 साल बाद में अगर युद्ध में मारा जाता है और एक रानी से अगर 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, तो एक मरेगा क्षत्रिय, लेकिन 100 खड़े करके जाएगा। यानी 1:30 का रेशियो खत्म करने के लिए, आपस की लड़ाई उनकी खत्म करने के लिए और उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये मजबूरी थी। ये ब्राह्मणों ने उनको दिशा निर्देश किया था, उसका पालन करते हुए ज्यादा शादियां करने लगे थे। अगर वो शादियां नहीं करते, उनकी जनसंख्या कम हो जाती, कम होते हुए खत्म हो जाते, तो न देश बचता और न धर्म बचता, कि वो लड़ने का काम मात्र क्षत्रियों का था। इसलिए राजा मान सिंह ने भी उस समय को ध्यान में रखते हुए 12 शादियां की थी। 12 शादियां राजा मान सिंह के 12 रानियों के 52 लड़के थे, इसलिए उनके 12 रानियां थी। इसलिए 12 रानियों ने के लिए 12 महल बनाए थे। महल का जो आगे वाला पार्ट है और बीच वाला पार्ट है वो मिर्जाराज जयसिंह ने बनाया था। ये पीछे वाला पार्ट राजा मान सिंह ने बनाया था। देखिए, ये आमेर महल का पीछे वाला रास्ता है जहां से सर्वेंट स्टाफ अंदर आता था। एक रास्ता जिससे हम लोग अंदर गए थे, मेन गेट, सिंहपुल गेट से। वहां पे सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही जाते थे अंदर। काफी बड़ा स्टाफ था उनके पास, काफी सर्वेंट होते थे, काफी दासियां होती थी, दासियां की फैमिलियां होती थी। तो उनके लिए सर्वेंट क्वार्टर बना रखी है। 3 स्टोरी बिल्डिंग है, छोटे छोटे काफी रूम है। उनके आने जाने का रास्ता भी अलग से है, पीछे से रास्ता जो सर्वेंट क्वार्टर्स है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये आमेर महल जो है जयगढ़ फोर्ट से टनल से इंटरनल कनेक्टेड है। आपने अब तक सिर्फ कहानियों में सुने होंगे या सीरियल में देखे होंगे कि महल जो है किले या पहले अंडरग्राउंड सुरंग से कनेक्टेड थे। आज मैं आपको हकीकत में दिखाने जा रहा हूँ वो टनल जो जयगढ़ और आमेर फोर्ट दोनों कनेक्टेड है, और जहाँ से सीक्रेट रास्ता जयगढ़ तक, और यहाँ से जब बड़ा अटैक होता था, यहाँ से लेडीज को, रॉयल किड्स को सुरक्षित टनल से जयगढ़ फोर्ट में शिफ्ट करते थे। वो टनल हम देखने जा रहे हैं। देखिए, ये टनल है, 16वीं शताब्दी के टनल है, और ये टनल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से बाहर से एकदम छोटी लगती है, बाहर से काफी छोटी लगती है, पता ही नहीं चलता यहाँ पे कोई टनल होगी। लेकिन अंदर जाने के बाद ये देखो, ये लोग टनल से आ रहे हैं, ये लोग टनल से आ रहे हैं, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे काफी सकड़ी नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, आगे एक काफी बड़ी टनल है, और टनल में 3 जगह से 3 रास्ते आके मिलते हैं। फिर यहाँ से बड़ी टनल शुरू हो जाती है जो जयगढ़ फोर्ट तक कनेक्टेड है। और नीचे डोलियां रखी होती थी, पालकियां रखी होती थी, पालकियों में बिठा के रानियों को, रॉयल किड्स को यहाँ से जयगढ़ फोर्ट में शिफ्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आने के बाद काफी बड़ी टनल है,
जहाँ पे इसका लास्ट में वहाँ पे करीब 100 मीटर बाद में लास्ट इसका छोर है, वहाँ पे एक रास्ता नीचे कनेक्टेड है, वहाँ से रास्ता आके मिलता था। टनल की जो दीवारें हैं देखिए काफ़ी मोटी दीवारें हैं। उस साइड में आप देखेंगे ये जो विंडो है ये सनलाइट के लिए था, सूरज की रोशनी आने के लिए। ये गोल कोठरियां बना रखी है, देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, 8 से 10 फीट चौड़ी दीवारें। यहाँ पे जो गार्ड होते थे टनल के अंदर, जो सुरक्षा गार्ड होते थे वो रहते थे, और ये सनलाइट के लिए है, काफी मजबूत है। 3 जगह से रास्ते आके इसमें मिलते हैं अलग अलग जगह से, ताकि अगर कोई अटैक हो तो भगदड़ नहीं मचे। 3 रास्तों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे स्टाफ है, लेडीज है, रानियां हैं, किड्स है। ऊपर से स्टेप नीचे आती है, एक जगह जहाँ से हम लोग नीचे आए थे यहाँ पर एक जगह आगे माधो सिंह जी का थान है, वहां से एक रास्ता आके मिलता है। वो तीनों रास्ते इसमें आके मिलते हैं। यहाँ पे डोलियां रखी होती थी, 4 लोग डोली में बिठा के रानियों को, रॉयल किड्स को यहाँ से लेके जयगढ़ पहुंचते थे। काफी चौड़ी है, करीब 8 फीट चौड़ी, 25 फीट हाइट है यहाँ पे इसकी, 25 फीट हाइट है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ी हाइट कम होती जाती है। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है जयगढ़ फोर्ट बाय टनल। अभी भी ये रास्ता खुला है, यहाँ से जयगढ़ फोर्ट तक जा सकते हैं बाय टनल। कभी अगर आमेर हो आना हो तो 4 बजे से पहले ही टनल खुली रहती है, 4 बजे बाद में बंद कर देती है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है या कभी ज्यादा भीड़ होती है तो भी इसको बंद करते हैं। तो कभी अगर आपको आमेर महल आना हो या टनल में आना हो, अंदर देखना हो, तो आप 4 बजे से पहले टनल को देखना है, उससे बाद बंद हो जाता है। ये सब सनलाइट के लिए थी, और रोशनी के लिए यहाँ पे सब जगह पहले ऑयल लैम्प लगते थे, दीपक जलते थे। और ये आगे जाके फिर टर्न होती है, आगे जाके धीरे 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 घूमती हुई जयगढ़ फोर्ट तक जाती है, काफी लंबी है। अच्छा, ये सब सनलाइट के लिए थे। अंदर होते हुए यहाँ पे रोशनी के लिए, हवा के लिए काफी विंडो बना रखी है। आगे घूमते घूमते यहाँ पे टर्न हो जाती है आगे, और आगे काफी लंबा रास्ता है। ये देखो आगे जाके सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ फिर ऊपर जाती है, फिर आगे सीधी टनल है, फिर सीढ़ियाँ है, फिर टनल है। ये काफी लंबी दूरी, 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद फिर जयगढ़ फोर्ट आता है। महल में काफी स्टाफ होता था। ये पानी का घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ है। इसकी हाइट है लगभग 5.5 फीट, और इसके अंदर पानी रखते थे। इसका आधा हिस्सा जो है जमीन में दबा के रखते थे गाड़ के, आधा बाहर होता था कि पानी निकालने में इजी रहे। अच्छा, पानी इसके अंदर ठंडा रहता था क्योंकि मिट्टी की काफी मोटी परत है। हाँ जी, और मिट्टी का इसलिए पानी ठंडा रहता था। इसके अंदर करीब एक बार में 400 लीटर पानी स्टोर हो जाता था। ये पानी का घड़ा उस समय का जो स्टाफ के लिए काम आता था। अच्छा, गायत्री देवी है, द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर, जिन्होंने आजादी से पहले तक रूल किया था। द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर थी, और शी वाज द मोस्ट ऑफ ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। महारानी गायत्री देवी के जो लड़के थे, महाराजा भवानी सिंह जयपुर के 14 नंबर के राजा थे, उनके लड़का नहीं था, उनकी एक ही डॉटर दिया कुमारी। दिया कुमारी जो राइट साइड में है, दिया कुमारी भी राजस्थान के डिप्टी सीएम भी है। महाराजा भवानी सिंह के बेटा नहीं था, एक ही बेटी थी। इनका रूल था सिर्फ मेल ही राजा बनता था, इसलिए राजा भवानी सिंह ने अपनी बेटी दिया कुमारी से लड़का अडॉप्ट किया। वो ये है, जब अडॉप्ट किया था वो काफी छोटे थे, और अभी उनकी उम्र है लगभग 27 ईयर ओल्ड। और ये नीचे जो फोटो है ये उनकी जो करंट किंग है पद्मनाभ सिंह, जो दिया कुमारी के बेटे हैं, और हॉर्स पोलो के चैंपियन, इंडियन हॉर्स पोलो टीम के कैप्टन भी हैं। ये जयपुर राज परिवार का सदस्य हैं, जयपुर के राजा है। और जयपुर बनने से पहले ये आमेर महल जो हम लोग देख रहे हैं, ये आमेर महल इनके पूर्वजों का था। ये लोग यहाँ पे रहते थे पहले।